ओके, ठीक। देखिए, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बालाजी एजुकेशन सेंटर में। मैं गोविंद सर जी। और इसके बाद देखिएगा, जो हमने आपको पिछली वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे राउल्ट के नियम के, आवासशील पदार्थ के आवासशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, और उससे संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल आपका कल करवाया था। उसी के आगे हम और कुछ न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। बढ़िया है, क्योंकि इस फार्मूले से हमेशा एक ना एक सवाल जरूर आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो हमारे पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा उसी के आगे, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कल एक करवाया था, ये दूसरा हो गया। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, किसी ताप पर एक विलायक, आप भी लिखते जाओ, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.16 बार है। दशमलव ग्राम अवाष्पशील ठोस को 42 ग्राम विलायक में जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, मोलर द्रव्यमान, क्योंकि नाम नहीं दे रखा ना, इस वजह से मोलर द्रव्यमान दे रखा है 84 ग्राम पर मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिएगा, देखिए, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, तो ये शुद्ध विलायक हो गया भाई। शुद्ध विलायक क्या होता है? P इक्वल टू कितना है? 416 बार दशमलव है ना, 0.5 ग्राम वाष्पशील ये विलय की मात्रा, स्मॉल w 0.5 ग्राम को 42 ग्राम विलायक में घोला गया। तो विलायक की मात्रा कैपिटल W 42 ग्राम, कैपिटल W। समझ में आ रही है? अच्छा, हम थोड़ा पीछे चले गए हैं। देखो, तो P बराबर आपका कितना है भैया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये सॉरी, हाँ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलय की मात्रा ये, आवासशील ठोस की मात्रा ये, और आवासशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी दिया, यानी कैपिटल M। विलायक का जितनी भी चीजें कैपिटल रहेंगी, कैपिटल M 84,
ओके। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जब विलयन का वाष्प यानी PS 0.414 बार। ओके। ठोस के मोलर द्रव्यमान, सेम सवाल था अभी जो मैंने लगवाए थे, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। फार्मूला आपको मालूम है, P माइनस PS/P, स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। ओके, वैल्यू पुट कर दो भाई। P का बयान कितना है, 0.416 माइनस ये 0. ये ठीक है। तो ये आपका स्मॉल w 0.5 और कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना दे रखा था, 84, ये है 84। कैपिटल W कितना है भैया, 42। ओके, और ये बिल्कुल सेम सवाल है, अभी हमने लगवाया था, उसी टाइप का है। 42 दूनी 84, इधर माइनस करो, 6 में से 4 गई 2, 1 में से 1 गया 0, 0 दशमलव, ये 5 दूनी 10 यानी 1/m स्मॉल, इसको हटाओ, 2 से ये काट दो, 2 1 2, 21 8, m बराबर आ जाएगा 208। ये आपका लग गया। तो उसी टाइप का सब देखिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। किसी ताप, ये अपने पूरा सवाल आपको बताया, तो इसी फार्मूले से अभी हम और बताते हैं। देखो, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं भाई, एक टाइप का सवाल है, चल कोई बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, एक विलायक का वाष्प दाब, एक विलायक का वाष्प दाब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गलत लिख गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलेय करने पर, 100 ग्राम जल में विलेय करने पर वाष्प दाब
वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, हो जाता है। विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है, और भी हम लगवाएंगे, अलग तरीके की भी लगवाएंगे। इसको देखो पहले, यहां पर टेम्परेचर से यहां कोई मतलब नहीं, किसी अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को, तो विलेय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू 10 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में कैपिटल डब्ल्यू, 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर वाष्प दाब इतने से घटकर इतना रह जाता है। तो पहले वाष्प दाब कितना है, P 17.535 P माइनस PS 17.235 हो जाता है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का ज्ञात करना है आपको। विलायक क्या है आपका, जल है, 100 ग्राम जल, ये लिखा है। तो जल का अणु भार एम, कैपिटल एम 18 होता है भाई, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, 16 और 2 18। फार्मूला क्योंकि P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, 17.535 माइनस 17.235, 17.535 स्मॉल डब्ल्यू 10, एम 18, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। ये कितना आया भाई, 0.03। नाइन अपॉन 5 इंटू एम, और नहीं कट रहा है, कैपिटल डब्ल्यू 100 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड करो भाई, देखो 0.053 इंटू एम, 9×5 = 45, 9×3 = 27, 27 और 4 31, 9×45 और 3 48 और 9×7 63 और 4 67 और 9×1 9, 6 15 दशमलव, डिफरेंस को लो 17, ठीक है, इतना आया है, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक। एम इक्वल टू अपॉन 1.5, है ना, वो ठीक है, बना रहने तो, ये हटाओ ये हटाओ तो 0 बन गया। अब इसको काटो, आंसर आपको दिख रहा है, वीडियो पूरा आ रहा है, देखो, तो यहाँ पर 103.4 लमसम आएगा, हल कर लेना।
देख लो भाई, सेम सवाल है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने तीनों सवाल आपको लमसम एक से हैं, वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना। अभी हम और भी लगवाएंगे आपको, इससे एक सवाल जरूर आता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से आपका 100% आता है। इसको आप देख लो, ना समझ में आए हमसे फिर बताओ। ये आपका मेरे ख्याल से तीसरा सवाल ऐसा है, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है। अब हम थोड़ा अलग सवाल लगवाते हैं, अलग न्यूमेरिकल लगवाते हैं। देखिएगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं। देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए, जो भी हो, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए, 25% कम करने के लिए 100 ग्राम जल में कितना यूरिया, 100 ग्राम जल में कितना यूरिया, यानी कि 100 ग्राम जल में कितना यूरिया विलय करना होगा, कितना यूरिया विलय करना होगा। ये थोड़ा अलग सवाल है ना, है उसी से संबंधित बट थोड़ा सा अलग है। देखो, तो यहां पर आंसर, जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाता है करने के लिए 100 ग्राम जल में कितना यूरिया, यानी विलय की मात्रा पूछी। तो जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाता है, तो माना कि शुद्ध जल का वाष्प दाब परसेंटेज में दिया है तो 100 mm मान लें, और 25% कम हो जाता है भाई, है ना। तो शुद्ध जल, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, पी की। किसकी वैल्यू है भाई, ये पी हो गया आपका। इसलिए पी एस बराबर कितना हो जाएगा, 25% कम हो गया तो 100 का 25% 25 यानी 75 आ गया, 75 mm, ये आपका पी एस आ गया। पी हो गया 100, पी एस हो गया 75। अब 100 ग्राम जल में तो विलायक की मात्रा 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल हो गया भाई। जल का अणुभार आप जानते हो कि 18 होता है। विलय क्या है आपका, विलय यूरिया है। विलय की मात्रा पूछी है स्मॉल डब्ल्यू, और विलय का अणुभार तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया सूत्र होता है NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। इसका अणुभार निकालना है, N का 14, 1 H का 1, 2 का 2, C का 12, O का 16, N का फिर 14 और H का 2, 1 H का 1, 2 का 2, टोटल आएगा आपका 60। ठीक है, अब आपको ये स्मॉल डब्ल्यू निकालनी है, विलय की मात्रा। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं है। हम बार बार कह रहे, तीसरा ये चौथा सवाल हम लगवा रहे हैं आपको। देखो भाई, P माइनस पी एस अपॉन पी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम।
P कितना है आपका 100, P माइनस पी एस 75/100 बराबर स्मॉल w, यही तो आपको निकालना है भाई। स्मॉल w कैपिटल M 18, कैपिटल W 100 और स्मॉल m यानी कि 60। ठीक है भाई, ये आप काट भी सकते हो, 75 - 25 आ गया, और ये आपका आ गया 6 से काट दो, 6 × 18 और 6 × 10 60। ठीक है, 100 - 25 W गुणा 3W अपॉन 10, 200 W बराबर 250/3। हल कर लो भाई, 8 × 3 = 24 बचा 1, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 1 बचा, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, 3 × 3 = 9। ठीक, ये आ गया ग्राम, ये आपकी मात्रा आ गई। ओके, 83.33 या 34। कठिन तो नहीं है भाई, सरल है सवाल, है ना, लेकिन आ जाता है कभी कभी ऐसा भी घुमाने के लिए, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा देखो, ना समझ में आए फिर थोड़ा आपसे कमेंट में जाकर पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस शाम को 7, सवा 7 बजे ऑनलाइन चलती है, आप उसको रोज़ देखें और साथ में शेयर भी करें। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको भी बताएं और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और देखें कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो नीचे कमेंट, जब लाइव चलता है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या अदर कंडीशन से भी पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दिए, फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये आपका जो टॉपिक है राउल्ट का नियम, ये जो आपका टॉपिक है राउल्ट का नियम आवास शिल्पले के लिए, ये मैंने आपको क्लियर करवाया, और उससे संबंधित हमने आपको न्यूमेरिकल करवाया, और यानी कि मेन टॉपिक आपका चल रहा था। मैंने फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, विलयन के अनुसंग गुणधर्म। अब विलयन के अनुसंग गुणधर्म में हमने पहला आपको पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, और उसी से रिलेटेड आपके सवाल चल रहे थे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है ना। तो इसके बाद आपका दूसरा आता है, दूसरा मैंने बोला था क्वथनांक का उन्नयन, उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, और चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका अनुसंग गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, किंतु उसके क्वथनांक में वृद्धि आ जाती है। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, है ना। जैसे शुद्ध पानी है, तो शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। और उसमें अगर कोई आवासशील पदार्थ को मिला दिया जाए, मान लो सपोज दैट चीनी मिला दी, या यूरिया मिला दिया, या ग्लूकोज मिला दिया, ये सारे के सारे आवासशील हैं, जो वाष्पित अवस्था में नहीं होते हैं, आवासशील पदार्थ हैं। इनको जब मिला देंगे तो उनके क्वथनांक में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। जितनी भी हो, जैसा भी मटेरियल मिला हुआ उस हिसाब से वृद्धि हो जाती है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की। तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? उन्नयन।
ये आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। और इसमें अगर हम कोई आवासशील पदार्थ मिला दें भाई, आवासशील पदार्थ, वही चीज है, बार बार वही रिपीटेशन है, बस थोड़ा समझना है। वे शुद्ध विलायक में जब आवासशील पदार्थ मिला दिया तो ये बन गया विलयन। इसका क्वथनांक और इसका क्वथनांक अंतर तो होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होगा। मान लो ये पानी है, अगर शुद्ध विलायक आपका पानी है, जल है, तो इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्यूरेट वैल्यू है। और इसमें अगर हमने थोड़ा सा आवासशील पदार्थ मिला दिया, मान लो हमने ग्लूकोज मिला दिया, तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, भले ही थोड़ा बहुत हो जाए, 101.5 हो जाए, है ना, इतना थोड़ा बहुत वृद्धि हो जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, कोई एक्यूरेट नहीं बताया मैंने, तो ये वृद्धि हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो शुद्ध विलायक का ही यहाँ भी नापा जाता है, जैसे वहाँ पर वाष्प दाब था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, फिर उसमें आवासशील पदार्थ मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब। उसी प्रकार से क्वथनांक शुद्ध विलायक का और विलयन का क्वथनांक, इसी को हम परिभाषित कर देंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है T2 माइनस T1। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये तापांतर है भाई, ताप में अंतर। अब T2 और T1 ये बहुत इससे रिलेटेड संबंधित सवाल आते हैं। T2 आपका क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है, इसको हम T1 मानते हैं, और जब उसमें आवासशील पदार्थ को विलय कर देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसको T2 मानते हैं। यानी T2 है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो आपका डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1 हो गया। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझाते हैं। पूरा आ रहा ग्राफ, नहीं आ रहा, चलो थोड़ा सा परिभाषा को हम हटाए दे रहे हैं, परिभाषा आप लोगों ने समझ ली। यहां पर हम लेते हैं वाष्प दाब, इधर हम लेते हैं बेटा वाष्प दाब, इधर
इधर लेते हैं हम ताप। ध्यान देना है, इस लाइन को हम दर्शा रहे हैं वायुमंडलीय दाब से। वायुमंडलीय दाब, दो कर्व इससे बनाएंगे। ये है T1 और ये है T2। अब दोनों का अंतर डेल्टा टी बी। ये आपका T1 शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ये विलयन, विलयन। इधर ताप बढ़ता है, इधर वाष्प दाब बढ़ता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपका वाष्प दाब है, तो ये जो लाइन है शुद्ध विलायक वाली, शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक का मतलब पानी मान, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक आपका, ये देखो इधर ताप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पर धीरे धीरे ताप बढ़ता है और T1 टेम्परेचर पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वाष्प दाब, जब किसी विलायक का या विलयन है ना, विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखो वाष्प दाब इधर बढ़ रहा है, तो जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, 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 और T1 टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जब वाष्प दाब, किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, सही बोलने लगता है, अर्थात उसका उबलने लगता है, वही उसका क्वथनांक हो जाता है। तो T1 टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक आपका उबलने लगता है, यानी क्वथनांक है, और T2 टेम्परेचर पर विलयन। तो दोनों में टेम्परेचर में अंतर है, उसको मैंने दर्शाया है डेल्टा टी से। तो ये ग्राफ आप जरूर बनाना। तो यहाँ पर ये आपका वायुमंडलीय दाब, शुद्ध विलायक आपका T1 टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब T2 टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे संबंधित, ये तो मान लीजिए आपका डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 है। अब हम फार्मूला दिखाते हैं, यहाँ देखना, डेल्टा टी बी समानुपाती होता है मोललता के। किसके समानुपाती होता है भाई? मोललता के समानुपाती होता है ना। तो डेल्टा टी बी बराबर समानुपाती मोललता, डेल्टा टी बी बराबर के बी, बराबर करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू मोललता, मोललता, डेल्टा टी बी के बी, मोललता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणु भार इनटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में, लेकिन यहाँ ग्राम में लेंगे और यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे। ये आपका बढ़िया सा फार्मूला हो गया, जिस पे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल लगते हैं और 100% आपका आता है। ठीक है ना। देखो क्या चीज़ क्या है, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और
ये हो गया, कैपिटल डब्ल्यू रह गया, विलायक का द्रव्यमान। ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों चीजें आपको क्लियर हो गई। तो डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ आप क्लियर कर लीजिए, ग्राफ कैसे निकला, उससे ये फार्मूला निकलता है। अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका पोर्शन है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, उसका मैंने आज फार्मूला निकलवाया। आपको समझ में आया ही होगा कि जब किसी आवासशील पदार्थ को, जब किसी आवासशील पदार्थ को, है ना, जब किसी आवासशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जैसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब इस पे जो हमने आपको ये पूरा डिटेल पढ़ाया, क्वथनांक 2 राउल्ट का नियम आवासशील पदार्थ के लिए, ये आपका क्वथनांक का उन्नयन का हो गया। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद, और शाम को ज़रूर देखिएगा, और उसके साथ साथ अधिक से अधिक आप शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।